हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लैंड में शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों के लिए बीए और बीएससी सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे किया जाता है और किन किन की सहायता से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड्स। व्यापार शब्द का अर्थ प्रायः क्रय विक्रय के रूप में किया जाता है। सामान्यतः व्यक्ति के मध्य वस्तुओं के परस्पर विनिमय को व्यापार की संज्ञा प्रदान की जाती है। विशिष्ट अर्थ में व्यापार के अंतर्गत उन सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तु के उत्पादन से लेकर वस्तु के उपभोक्ता तक पहुंचाने से संबंधित होती है, क्योंकि वितरण इसलिए किया जाता है कि उपभोक्ता इन वस्तुओं की मांग करते रहें। जैसे कि साधारण अर्थों में वस्तु का क्रय विक्रय व्यापार है। व्यापक अर्थों में व्यापार में उन सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा मूल्य के बदले वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान में सहायता मिलती है। तो इसे हम कहते हैं व्यापार। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की, जो कि डॉक्टर एन ए मिश्र के अनुसार दी गई है। तो इन्होंने बोला है, व्यापार शब्द से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है, जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न व्यक्तियों के बीच में स्वतंत्र एवं ऐच्छिक विनिमय होता है। तो डॉक्टर एन ए मिश्र ने बताया है कि व्यापार शब्द से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय और विक्रय से संबंधित होती हैं, जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं स्वतंत्र व्यक्ति के बीच में स्वतंत्र एवं ऐच्छिक विनिमय के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे व्यापार के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रेड्स के बारे में। किसी भी देश के व्यापार को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे देश व्यापार या आंतरिक व्यापार। इसके बाद बात करेंगे विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये दो प्रकार हैं जो व्यापार के द्वारा बताए गए हैं या व्यापार इनके द्वारा किया जाता है, देशी और विदेशी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देशी व्यापार या आंतरिक व्यापार के बारे में। तो किसी देश की सीमा के भीतर विभिन्न स्थान अथवा क्षेत्रों के मध्य संपन्न व्यापार को देशी या आंतरिक व्यापार कहते हैं। जैसे कि यदि उत्तर प्रदेश का व्यापारी कर्नाटक से या राजस्थान के व्यापारी से व्यापार होता है तो इस व्यापार को हम देशी या आंतरिक व्यापार कहते हैं या कहेंगे। जैसे आंतरिक या गृह व्यापार का अर्थ सामान्यतः उस क्षेत्र के भीतर के व्यापार से है जिसकी समृद्धि में उस देश के सरकार की रुचि होती है अथवा वह क्षेत्र उस सरकार की सीमा के अंतर्गत आता है। तो इसको हम कहेंगे देशी व्यापार या आंतरिक व्यापार। तो देशी या आंतरिक व्यापार के निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो तो सबसे पहले है स्थानीय व्यापार, दूसरा है क्षेत्रीय व्यापार और तीसरा है हमारा अंतर क्षेत्रीय व्यापार। तो स्थानीय व्यापार वो व्यापार होता है किसी विशिष्ट क्षेत्र में संपन्न व्यापार को स्थानीय व्यापार कहते हैं। जैसे ग्वालियर जिले का व्यापार, सामान्यतः इस व्यापार में केवल उन्हीं वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो या तो हर स्थान में उत्पादित होती हैं या फिर उसका वजन भारी होता है या फिर वह शीघ्र नाशवान होती है। जैसे कि सब्जी, फल, दूध या बालू आदि का व्यापार इस वर्ग में किया जाता है। अब बात करेंगे हम सेकंड की। तो सेकंड है क्षेत्रीय व्यापार। तो क्षेत्रीय व्यापार वह व्यापार किसी राज्य या प्रांत की सीमाओं के अंतर्गत ही संपन्न होता है। इसे क्षेत्रीय या प्रांतीय व्यापार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद आदि नगरों के बीच होने वाला व्यापार अर्ध स्थायी प्रकृति तथा सीमित मांग वाली वस्तुओं
इस व्यापार के अंग हैं, जैसे अनाज है, हस्तकला की वस्तुएं हैं और परिधान, वो क्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अंतर क्षेत्रीय व्यापार की। तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार, इस अंतर क्षेत्रीय व्यापार भी कहते हैं, इसे अंतरराज्यीय व्यापार भी कहते हैं। यह व्यापार देश की सीमाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों या प्रांतों के मध्य होती है। इस प्रकार के व्यापार में सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, जिनका निर्माण कुछ विशेष स्थानों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये वस्तुएं अपेक्षाकृत मूल्यवान भी होती हैं, जिससे इन वस्तुओं की परिवहन लागत उनके लेन देन में बाधा उपस्थित नहीं करती। जैसे उदाहरण के लिए हम बताएं, आगरा के जूते पश्चिम बंगाल के कोलकाता या महाराष्ट्र के मुंबई नगर में व्यापार हेतु भेजे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र के साथ व्यापार अंतरराज्यीय या अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहलाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट की, जो है विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार। विदेशी व्यापार अपने देश के बाहर अन्य देशों से किए जाने व्यापार को विदेशी या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। देशी व्यापार की अपेक्षा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कई जटिलताएं एवं कठिनाइयां आती हैं। ये कठिनाइयां भाषा, दूरी, मुद्रा, नापतोल, राष्ट्रीय नीतियों तथा वस्तुओं की प्रकृति एवं मांग के संबंध में होती हैं। शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसे खनिज, कच्चा माल अथवा निर्माण उद्योग में एकाधिकार प्राप्त हो, जिससे उसे किसी अन्य देश से प्रतिस्पर्धा न करना पड़े। यदि यह एकाधिकार हो भी तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियां, तटकर और निर्यात संबंधी निरंतर प्रक्रिया काफी जटिल होती हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार सामान्यतः आवश्यक होते हुए भी कठिन होता है, क्योंकि कोई भी देश अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए स्वावलंबी नहीं होता, अतः उसे अन्य देशों में व्यापार द्वारा अपनी मांगे पूरी करनी पड़ती हैं। किसी देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान उसके व्यापार से ही होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक आर्थिक दबाव मात्रक यंत्र है, जिसके द्वारा उस देश के जीवन स्तर का पता लगा सकते हैं। किंतु जिन देशों में जनसंख्या घनी हो, वहां प्रति व्यक्ति व्यापार का मूल्य उन देशों की तुलना में कम होता है जहां जनसंख्या कम होती है, अतः अनेक बार अंतरराष्ट्रीय व्यापार से सही आर्थिक स्तर का पता नहीं लगा पाते। किंतु यह आवश्यक ज्ञात हो सकता है कि कोई देश अन्य देश की तुलना में कहाँ है और उसकी पोजीशन क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम जानेंगे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन, मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड समिति। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेनीलक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बेनीलक्स के बारे में। बेनीलक्स संघ बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग के बीच सितंबर 1944 में हुए समझौते का परिणाम था, मगर मार्च 1947 में इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और 1 जनवरी 1948 में इसे लागू किया गया। परंतु वर्ष 1960 में पूर्ण रूप से प्रभावी हो सका। इसके सदस्य राष्ट्रों ने अपने बीच चुंगी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया, आयात पर एक समान ट्रैफिक कार्यक्रम की स्थापना की है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट है यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में OEEC। तो इसका विस्थापन 1948 में यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन पश्चिमी यूरोप के आर्थिक एकीकरण की दिशा में सर्वाधिक ठोस प्रयास था। इसका निर्माण मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोपियन राष्ट्रों को मिलने वाली सहायता को व्यापार में लाने के संबंध में किया गया है। इसका मुख्य संबंध यूरोप के सामान्य व्यापार, आर्थिक विकास तथा अंतर यूरोपियन वित्त व्यवस्था से है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1948 में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का संशोधित रूप में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 1961 में गठित हुआ है। 24 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है यूरोपियन अदायगी संघ। इस संस्था का निर्माण सितंबर 1950 में
हुआ है। इसका प्रयोजन अंतर यूरोपियन व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। यह अपने सदस्य राज्यों में एक देश की कमाई को दूसरे देश में उसका ऋण अदा करने के लिए सुलभ बनाने की व्यवस्था करता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम यूरोपीय परिषद की, काउंसिल ऑफ यूरोपियन परिषद की स्थापना 5 मई 1949 को यूरोपियन एकता के आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुई है। इसका मुख्यालय कार्यालय स्टेवबर्ग में है। इसके सदस्य शुरू में 3 बेनिलक्स देश तथा फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और ग्रेट ब्रिटेन थे। बाद में ग्रीस, टर्की, आयरलैंड, जर्मनी तथा सार प्रदेश भी इसके सदस्य बन गए। इस संगठन के 2 अंग हैं, विमर्श सभा, दूसरा है मंत्री समिति। अब हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूरोपियन आणविक शक्ति समुदाय, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। तो इस समुदाय का निर्माण 25 मार्च 1957 ईस्वी में हुआ है, जो कि रोम में हुई संधि के अनुसार 1958 में किया गया। इसका उद्देश्य यूरोप के 6 राज्यों बेल्जियम, फ्रांस, संघाई जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग तथा नीदरलैंड में शांतिपूर्ण प्रयोजन एवं आणविक शक्ति के विकास के लिए समानता प्रयत्न किया गया है। अब हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। यूरोपियन साझा बाजार से ब्रिटेन तथा अन्य देशों को काफी हानि पहुंची। इसके दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने इसका निर्माण किया। इसके सदस्य 7 राज्य हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन तथा स्विट्जरलैंड। इस संघ का आरंभ 3 मई 1960 को हुआ। में फिनलैंड इसका साथी सदस्य बना। इस संघ के अधिकांश सदस्य यूरोप के बाहरी छोर पर अवस्थित हैं। यूरोपियन साझा मंडी के अंतर्गत 6 देशों की तुलना में इसे ब्राह सात भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने इस वीडियो में जाना व्यापार क्या होता है, व्यापार के टाइप्स क्या होते हैं, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन के बारे में हमने आपको आज इस वीडियो में बताया है कि कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन कहाँ कहाँ पर हुआ है और कहाँ कहाँ पर इनका किस किस चीजों पर इनका यूज किया जाता है और कौन कौन सी कमेटी इसमें बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।